हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो क्या हाल चाल, कैसे हैं सब? आई होप आपने पिछली सारी क्लासेस देख ली होगी करंट की। और हमने मंथली करंट अफेयर में सितंबर की 2 वीडियो जिसमें राजस्थान, इंटरनेशनल और नेशनल को कवर किया है। और उसके बाद हमने अक्टूबर की करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर को कवर किया है, जिसमें हमने इंटरनेशनल, नेशनल और राजस्थान करंट अफेयर के एमसीक्यूज के बारे में बात की थी। नवंबर में हमने राजस्थान का जो मंथली करंट अफेयर है वो हमने कवर कर लिया है। और आज हम चर्चा करेंगे नवंबर 2025 की इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर के बारे में। और ये सारा एमसीक्यू है, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ नवंबर मंथ के जो इम्पोर्टेंट 150 क्वेश्चंस है उनके बारे में, सॉरी 50 जो क्वेश्चंस है उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, डिक्शनरी.com द्वारा वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन ए 67, ऑप्शन बी पैरा सोशल, ऑप्शन सी 81 ड्रीम्स, ऑप्शन डी 25। तो हम बात कर रहे थे कि वर्ड ऑफ द ईयर कई सारी ऑर्गेनाइजेशन घोषित करती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं डिक्शनरी.com के द्वारा। तो डिक्शनरी.com के द्वारा वर्ड ऑफ ईयर घोषित किया गया है 67 को। 67 का कोई अर्थ नहीं है, बट इसे किसी भी भावना या वाइब के शॉर्ट हैंड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो किस रूप में? कि किसी भावना या फीलिंग के केस में, ठीक है, या कोई वाइब होती है ना, वाइब के शॉर्ट हैंड के रूप में यूज किया जाता है, शॉर्ट हैंड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो वर्ड 67 ध्यान रखना। और पहली बार किसी नंबर को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो सही आंसर है जी ए। अगला प्रश्न है, किस देश ने सफलतापूर्वक एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पोसीडोन अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी भारत। ये टेक्नोलॉजी का प्रश्न है जो जनरली आजकल पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में रूस के द्वारा क्या किया गया है, एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाले, ठीक है, ड्रोन का परीक्षण किया गया है। उसका नाम दिया गया है अंडर वाटर, ये ड्रोन है स्टेटस 6। तो स्टेटस 6 नाम का परमाणु ऊर्जा चलित या परमाणु ऊर्जा से संचालित अंडर वाटर ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया है। नाम क्या है उसका? तो आपको ध्यान रखना, उसे जो है कहा जाता है स्टेटस 6। तो स्टेटस 6 भी आपसे पूछा जा सकता है। ये ड्रोन असीमित दूरी तक यात्रा कर सकता है। इवन इसके माध्यम से जो आपकी सुनामी रोधी तरंगे होती है, जो सुनामी लाने वाली तरंगे होती है, उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो उत्पन्न करने वाली तरंगों को भी पता लगाया जाता है, ठीक है, इसके द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसको क्या कहा जा रहा है? पोसीडोन, है ना। तो पोसीडोन अंडर वाटर, ये क्या है? एक ड्रोन है जो अंडर वाटर ही चलता है, ठीक है। और ये भी क्या करता है, इसमें लघु परमाणु रिएक्टर लगा होता है, असीमित दूरी तक चलता है ये। और जो दुश्मन देश है उनके तटीय क्षेत्रों में जो सुनामी उत्पन्न करने वाली चीजें होती है, उनको ये क्या करता है, पहचानता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पोसीडोन किस देश का ड्रोन है? तो आप ध्यान रख लेना जी, रशिया का ये ड्रोन है। इसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा है, वजन 100 टन के करीब है। तो ये आंसर इसका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल स्ट्राइक एक्सरसाइज शब्द शक्ति कमान द्वारा कहां आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी राजस्थान। और मैं आपको बता दूं कि अभ्यास से रिलेटेड एक प्रश्न जो है जनरली पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर सेंट्रल स्ट्राइक, ठीक है, क्योंकि यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये है सैनिटल स्ट्राइक एक्सरसाइज। और इसकी
आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो पहले आपको ध्यान रखना ये ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया है शक्त शक्ति कमान के द्वारा। किसके द्वारा, सप्त शक्ति कमान के द्वारा आयोजन किया गया। आयोजन किया कहाँ गया है, तो महाजनी फील्ड फायरिंग रेंज, महाजनी फील्ड फायरिंग रेंज, और महाजनी फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ है जी, बीकानेर में है। और बीकानेर कहाँ है, राजस्थान में है ना। तो आपको आंसर दोनों पूछा जा सकता है, आपको महाजनी फील्ड फायरिंग रेंज भी ध्यान रखनी है और बीकानेर भी ध्यान रखनी है। ये इंटीग्रेटेड फायर एंड एक्सरसाइज है, ठीक है। यानी इसको जो बात करें ऑर्गेनाइज कब किया गया था, तो राजस्थान के थार मरुस्थल में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था 28 से 30 अक्टूबर तक को। इंटीग्रेटेड फायर एंड एक्सरसाइज है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना ये क्या है, इंटीग्रेटेड फायर एंड एक्सरसाइज, फायर एंड एक्सरसाइज ये है। और इसे कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, तो डी इसका सही आंसर है जी, राजस्थान में इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसमें जो है विभिन्न प्रकार के हथियारों, गोला बारूदों, इन सब का क्या किया गया है, प्रशिक्षण वगैरह किया गया है। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। स्टार मार्क कर लीजिएगा जी, आप 3 स्टार दे दो, आप 5 स्टार दे दो, पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बन रही है। पहली बात तो कि ये आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 जो है इसका आयोजन कब हुआ और कहां पर हुआ, तो इसके मेजबान जो देश है वो आपको ध्यान रखने हैं, भारत और श्रीलंका। भारत व श्रीलंका में इस वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। कब किया गया, तो 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 को इसका आयोजन किया गया है। कितनी टीमें थी, तो भैया इसमें कुल जो टीमें थी वो थी 8 और मैच खेले गए थे जी 31। फाइनल मैच कहाँ हुआ, DY पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी नवी मुंबई में इसका फाइनल मैच हुआ। अब ध्यान रखना है कि भैया विजेता कौन है, तो विजेता है भारतीय टीम। और उस टाइम आपको ध्यान ही रखना है भारतीय महिला क्रिकेट टीम इसकी विजेता। उप विजेता कौन है, तो उप विजेता ध्यान रखना दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो विजेता के साथ साथ देखो उप विजेता भी ध्यान में आपको रखना है। आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को कुल कितने, तो भैया 52 रनों से हराया है, 52 रन से हराया है। और 52 रन से हराकर भारत ने ये खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत का यह पहला महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप खिताब है। और अगर हम बात करें इसमें प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी थी, तो प्लेयर ऑफ द मैच बनी है शेफाली वर्मा। प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी है, तो प्लेयर ऑफ द मैच बनी है जी शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा प्लेयर ऑफ द मैच बनी है। अगर पूछ ले प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट कौन बना है, तो दीप्ति शर्मा, ठीक है। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट यानी इस पूरे टूर्नामेंट में तो आपको ध्यान रखना है दीप्ति शर्मा। और दीप्ति शर्मा को आईसीआईसी जो मंथ होता है उसमें भी चूज किया गया था, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और ये भारत का पहला महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप खिताब है जो इन्होंने जीता है। तो सही आंसर है जी ए यानी भारत। अगला प्रश्न है, एशियन यूथ गेम्स 2025 में पदक तालिका में प्रथम स्थान किसने पाया है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी कजाकिस्तान। हम बात कर रहे हैं एशियाई युवा खेलों की। किसकी बात करें, एशियन यूथ गेम बोल दो या एशियाई युवा खेल बोल दो, एक ही बात है। और ये कहाँ आयोजित हुए, तो इनका आयोजन हुआ था बहरीन। और बहरीन कहाँ पर है, तो ध्यान रखना मनामा में। बहरीन मनामा में इन खेलों का क्या किया गया जी, आयोजन किया गया। और हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमने इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। लेकिन हम पहले बात कर लेते हैं पदक तालिका की। तो पदक तालिका की बात करें तो पदक तालिका में प्रथम कौन रहा है, तो चाइना आपको ध्यान
रखना है। प्रथम स्थान किसको मिला है? चीन को मिला है, ठीक है। और चीन की यदि हम बात करें तो चीन ने 63 जो है गोल्ड पदक, सिल्वर जो है 49 और ब्रॉन्ज 39 जीते हैं, ये आपको ध्यान रखना। दूसरा नंबर किसका है? उज्बेकिस्तान का, उज्बेकिस्तान का, ठीक है। तीसरा नंबर किसका है? अब इनके पदक वदक ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, तो वो है कजाकिस्तान का। किसका है जी? कजाकिस्तान का तीसरा स्थान है। तो पहले स्थान पर चाइना, दूसरे पे उज्बेकिस्तान, तीसरे पे कौन है? तो कजाकिस्तान है। और हम क्या, भारत की यदि बात करें तो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 48 पदक जीते हैं। यहाँ भारत की बात कर लेते हैं, तो भारत ने कुल 48 पदक यहाँ प्राप्त किए हैं। ये 48 जो पदक है उसमें अगर गोल्ड सिल्वर की बात करें कि भैया गोल्ड कितने हैं, तो गोल्ड है जी 13, सिल्वर कितने हैं जी 18, और रजत और कांस्य कितने हैं जी 17। तो कांस्य बोल दो या ब्रॉन्ज बोल दो, 17। तो टोटल करके इन्होंने कितने पदक जीते हैं? 48 पदक जीते हैं। तो भारत ने अब तक का इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किया गया है, और 48 पदक जो है कुल भारत ने यहाँ पर प्राप्त किए हैं। तो सही आंसर है जी ए। प्रथम स्थान पूछा है ना, तो प्रथम स्थान आपको ध्यान रखना चीन। अगला प्रश्न, किस भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा गैस्ट्रोनॉमी का क्रिएटिव शहर घोषित किया गया है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी लखनऊ। कौन ने यूनेस्को के द्वारा क्या गैस्ट्रोनॉमी का क्रिएटिव शहर, तो गैस्ट्रोनॉमी का क्रिएटिव शहर या सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में आधिकारिक मान्यता दी गई है किसको जी? लखनऊ को। लखनऊ है ना, तो इसे आप सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी भी कह सकते हैं, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी भी कह सकते हैं। अगर डायरेक्टली आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, तो सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी जो कि यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, क्योंकि लखनऊ की अपनी सदियों पुरानी व्यंजन करम जो क्यूजिन परंपरा है, वहां की जो कला परंपरा है, जो अवधि व्यंजन शैली है, उसके लिए इसे दिया गया है। और इसके लिए जो यूनेस्को का एक सम्मेलन है उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था, उस दौरान इसे ये मान्यता दी गई है। और इस क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में भारत के कुल जो है कितने 9 शहर शामिल है। तो क्रिएटिव सिटी शहर में हम बात करें तो भारत के कुल 9 शहर शामिल है। किसमें? क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में। किसमें? क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में। क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जो है भारत के कुल 9 शहर शामिल है। अभी किसको मिला है? तो लखनऊ को। तो सही आंसर है जी डी। अगला प्रश्न है, किस देश द्वारा 4 चूहों को अंतरिक्ष में भेजा गया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी चाइना। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ऐसा कौन ही पूछता है। नहीं जी, ऐसे प्रश्न टेक्नोलॉजी में पूछे जाते हैं जिससे कि ये पता चले कि आप टेक्नोलॉजी को कितना डिटेल में पढ़ते हो, ठीक है। तो भैया यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 4 चूहों को अंतरिक्ष में भेजा गया था एक अंतरिक्ष यान के माध्यम से। नाम था जी शेनझाओ 2। तो शेनझाओ 2 अंतरिक्ष यान के माध्यम से, अंतरिक्ष यान के द्वारा इन्हें 4 चूहों को भेजा गया है। और ये अंतरिक्ष यान किसका है? तो चीन द्वारा, ठीक है। तो चीन का अंतरिक्ष यान है शेनझाओ, उसके द्वारा 4 चूहे अंतरिक्ष में गए हैं। इसका प्रक्षेपण गोबी मरुस्थल का जो ज्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है या सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, ठीक है, जिक्वान, वहां से भेजा गया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। वैसे भी ऐसे टॉपिक जो होते हैं याद नहीं करने होते, ये तो हमें वैसे इंटरेस्टिंगली याद रह जाते हैं। तो सही आंसर है जी डी चाइना। अगला प्रश्न है, फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम किसके नाम पर बदलकर नया रखा गया? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन डी आर प्रज्ञानंद। फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी इसका ये पुराना नाम है। ये इसका क्या है? पुराना नाम है। अभी इसका क्या हो गया है? नाम परिवर्तन हो गया है। और नाम परिवर्तन करके इसे क्या बोल दिया गया है? इसे विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद ट्रॉफी रखा गया है। तो इसका नया नाम क्या हो गया? विश्वनाथ आनंद ट्रॉफी। और विश्वनाथ आनंद जो कि भारत के महान शतरंज खिलाड़ी है, उनके नाम पर इस फीडे ट्रॉफी का नाम बदल के विश्वनाथ आनंद कप या ट्रॉफी रख दिया गया है। और यह सम्मान
5 बार के विश्व चैंपियन विजेता इनको दिया गया है। ठीक है, तो सही नाम है जी सी ऑप्शन, विश्वनाथ आनंद। अगला प्रश्न है, सामिया हसन किस देश की नई राष्ट्रपति है? ऑप्शन ए नामीबिया, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी इथोपिया, ऑप्शन डी तंजानिया। ऐसे प्रश्न आपका जो व्यक्तित्व वाला पार्ट होता है ना करंट में, वहां से पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि तंजानिया में नवंबर में चुनाव हुए थे और तंजानिया की ये क्या बन गई है, राष्ट्रपति बन गई है। तो तंजानिया की राष्ट्रपति बनी है, नाम है जी सामिया हसन। ठीक है, तो नाम क्या है, सामिया हसन। और तंजानिया की क्या बनी है, ये सामिया सुलू हसन जो है तंजानिया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत चुकी है। और यहाँ पर इनको कुल 97.6% वोट प्राप्त हुए हैं। और इसके साथ ही ये क्या बन गई है, विजेता बन गई है। कार्यकाल 5 साल का होगा। ठीक है, और ये तंजानिया की, ये ध्यान रखना, ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति है, महिला राष्ट्रपति है। तो दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। तो भाई अभी पहले भी ये थी, ठीक है, पहली बार 2021 में बनी थी, फिर उसके बाद दोबारा फिर भी इलेक्शन हुए, फिर 5 साल के लिए चुन लिया गया है। तो ये क्या बन गई है, दोबारा भी बन गई है तंजानिया की क्या जी, राष्ट्रपति। तो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, भारत की पहली रक्षा इलेक्ट्रिक वाहन का नाम क्या है? ऑप्शन ए वीर, ऑप्शन बी अश्विन, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी दुर्ग। भारत की पहली रक्षा इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिफेंस व्हीकल, और वो है ईवी वीर। ईवी वीर है। तो ईवी वीर क्या है, भारत की पहली डिफेंस इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। और इसे बनाया किसने है, तो आपको ध्यान रखना, इसे बनाया है प्रियांग जो डायनामिक कंपनी है, एक कंपनी है इंडियन टैग कंपनी, ठीक है, बेंगलुरु की, उसके द्वारा इसे बनाया गया है। जो स्टील्थ मिशन है या जो चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है, वहां पर डेजर्ट हो, चाहे माउंटेन हो, चाहे फॉरेस्ट हो, वहां पर इसे काम में लिया जाएगा। यानी कुल मिला के डिफेंस के सेक्टर में इसे काम में लिया जाना है। और प्रियावैग जो कंपनी है उसके द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, तो वैसे इतना नहीं पूछेंगे, बट फिर भी आप ध्यान रखिएगा। तो ईवी वीर जो है सही आंसर है। इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ईवी वीर क्या है, तो ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है रक्षा क्षेत्र का। अगला प्रश्न, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहां और कब किया जाएगा? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी चंडीगढ़। कहां किया गया? ठीक है, तो गया आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025। और ये अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 उस समय चर्चा में था, और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कब और कहां किया जाना है, तो 6 से 9 दिसंबर 2025 को इसका आयोजन होना है। और ये भी ध्यान रखना कहाँ होना है जी, चंडीगढ़ में होना है। नाम से ही पता चल रहा है कि विज्ञान के क्षेत्र की या भारत में विज्ञान अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ये जो एग्जीबिशन है वो क्या की जाएगी, शुरू की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर है जी डी चंडीगढ़। अगला प्रश्न, भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए अखिल कपूर, ऑप्शन बी संचित सेठ, ऑप्शन सी अजय स्वामी, ऑप्शन डी संजय गर्ग। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर किसको, भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं जी संजय गर्ग जी। और संजय गर्ग कौन है, तो ये 1994 बैच के जो है एक IS ऑफिसर है, IS अधिकारी है। और इन्हें BIS का महानिदेशक जो है बनाया गया है, उसका पदभार इन्होंने संभाल लिया है। और ये जो है कब 1 नवंबर से जो इस पद को ग्रहण कर लेंगे। और केरल कैडर के IS ऑफिसर है कौन, ये आपको ध्यान रखना है संजय गर्ग। तो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात।
पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास। और अभ्यास से प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये क्या है, ये एक त्रिसेना अभ्यास है या त्रिसेवा अभ्यास है। त्रिसेवा अभ्यास मतलब हमारी तीनों सेनाएं, हमारी थल सेना, हमारी नभ सेना और हमारी जल सेना, ठीक है। तो तीनों सेनाएं मिलकर इस अभ्यास को करने वाली है। कब, तो आपको ध्यान रखना है 11 से 15 नवंबर 2025 को इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर, तो मेचुका में। और मेचुका कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। तो कब होगा, कहाँ होगा, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो मेचुका अरुणाचल प्रदेश में 11 से 15 नवंबर। और जो हमारी पूर्वी सीमाएं हैं उन पर संयुक्त क्षमताओं का अभ्यास किया जाएगा। युद्ध की स्थिति में कोऑर्डिनेशन यहाँ पर किया जाएगा, जिससे कभी भी कोई युद्ध की स्थिति आ जाती है तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आपको सही आंसर ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश भी। अगला प्रश्न है, किस देश द्वारा 2007 के बाद जन्मे लोगों पर तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो आप ध्यान रखिएगा 2007 के बाद जन्मी, यानी हम बात करें तो पूरी एक पीढ़ी पर, पूरी एक पीढ़ी पर पूर्ण तंबाकू उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है और ये किसके द्वारा किया गया है, मालदीव के द्वारा। तो मालदीव के द्वारा 2007 से जन्मे के बाद जन्मे लोगों पर तंबाकू पर पूर्ण बैन लगा दिया है, यानी पूरी की पूरी, चाहे सिगरेट हो, चबाने वाला तंबाकू हो, ई सिगरेट हो, कोई भी हो, उसकी खरीद, बिक्री और उपयोग दोनों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। और मालदीव जो है दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने जो हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस जो संक्रमण है उसको रोकने के लिए भी क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। ये आपको ध्यान रखना। और ये प्रतिबंध कब से लगा है, तो 1 नवंबर 2025 से इसे प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मालदीव ने पूरी एक पीढ़ी को, ठीक है, क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। तो सही आंसर है जी बी, यानी मालदीव। अगला प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग के 22वें सीजन का विजेता कौन बना। ऑप्शन ए जयपुर पिंक पैंथर्स, ऑप्शन बी हरियाणा स्टीलर्स, ऑप्शन सी पुनेरी पल्टन, ऑप्शन डी दबंग दिल्ली। प्रो कबड्डी लीग, ठीक है। और प्रो कबड्डी लीग 2025 का जो संस्करण था वो था जी 22वां। अब इस 22वें संस्करण में विजेता कौन बना है, तो विजेता तो आपको ध्यान रखना है जी दबंग दिल्ली। कौन है जी, दबंग दिल्ली। तो टीम का नाम है, दिल्ली की टीम का नाम दबंग दिल्ली। अगर हम बोले कि उप विजेता कौन बना है यहाँ पर, तो पुनेरी पल्टन। और ये पूना की टीम है और पुनेरी पल्टन जो है इसमें उप विजेता बनी है। और इसमें अगर हम बात करें तो जो पटना पायरेट्स है उसने 3 बार ये खिताब जीत लिया है। पहली बार ये जो प्रो कबड्डी लीग थी उसका पहला जो संस्करण था, अगर हम उसकी बात करें तो पहला संस्करण जयपुर की टीम ने जीता था। कब हुआ था जी, 2014 में। तो वो थे जयपुर पिंक पैंथर्स। जयपुर पिंक पैंथर्स अभिषेक बच्चन की टीम है, ठीक है, और कबड्डी की टीम है। तो उसने पहली बार ये खिताब अपने नाम किया था, ठीक है। तो सही आंसर है जी दबंग दिल्ली डी। अब अगला प्रश्न, गजाला हाशमी किस शहर की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। ऑप्शन ए कैलिफोर्निया, ऑप्शन बी सेंट लॉरेंस, ऑप्शन सी मैक्सिको, ऑप्शन डी वर्जीनिया, ठीक है। तो आपको पता ही है कि वर्जीनिया में अभी हाल ही में क्या हुए हैं, इलेक्शंस हुए हैं। और वर्जीनिया में जो इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, उस वर्जीनिया के चुनावों में कौन जो है, आपको ध्यान रखना है, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है गजाला हाशमी, ठीक है। तो भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है, नाम है गजाला हाशमी। और ये क्या बनी है जी, तो ये बनी है लेफ्टिनेंट गवर्नर,
है ना। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ये बनी है और पहली भारतीय मूल की महिला है जो इस पद के लिए चुनी गई है। 61 साल की है ये। इनका संबंध डेमोक्रेटिक पार्टी से है और इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की जॉन रीड को क्या है इसमें हराया और हरा के ये बन गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो सही आंसर है डी, वर्जीनिया। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में IUCN ने किस भारतीय राष्ट्रीय उद्यान को अपनी वैश्विक समीक्षा में गुड यानी अच्छा रैंक दिया है? ऑप्शन ए कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन बी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। IUCN ने क्या दी है जी? गुड रैंकिंग दी है। क्या दी है? गुड रैंकिंग दी है। किसको दी है? तो आपको ध्यान रखना है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क को। और ये कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में है, से गुड यानी अच्छी संरक्षण वाली रैंकिंग दी गई है। और राष्ट्रीय ये जो है प्राकृतिक स्थिति देखभाल के लिए अच्छा काम कर रहा है। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसे ये रैंकिंग मिली है। तो ये भारत का एकमात्र नेशनल पार्क है जिसे यह रैंकिंग मिली है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले किसी भी नेशनल पार्क को ये रैंकिंग नहीं मिली है। और यूनेस्को, मैं बता दूं, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया था। और ये भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है। मिश्रित मतलब जिसमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों महत्वों को शामिल किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर है जी ए, कंचनजंगा। अगला प्रश्न, विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए श्री श्री रविशंकर, ऑप्शन बी गौतम अदानी, ऑप्शन सी मुकेश अंबानी, ऑप्शन डी शैलेश मिश्र। तो यहाँ पर यदि हम बात करें विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार ये किसको दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है ये पुरस्कार दिया गया है श्री श्री रविशंकर, श्री श्री रविशंकर को। और ये कौन है जी? तो ये आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक है। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर को यह पुरस्कार दिया गया है विश्व शांति की स्थापना के लिए। यह पुरस्कार उन्हें जो है किस लिए दिया गया है? आपको पता है, वैश्विक मानवीय प्रभाव को मान्यता देने के लिए किया गया। और इस संस्था की स्थापना जो है 1981 में श्री रविशंकर के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो सही आंसर है जी ए, श्री श्री रविशंकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जेम्स वॉटसन का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी सामाजिक कार्य, ऑप्शन डी अभिनेता। तो आपको ध्यान रखना है जेम्स वॉटसन कौन है? तो भाई जेम्स वॉटसन, इनको मिला था नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार विजेता है चिकित्सा में। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था किसके लिए? डीएनए के हॉलिकल मॉडल के लिए, हॉलिकल मॉडल के लिए। तो डीएनए का जो डबल हॉलिकल मॉडल है, उस डबल हॉलिकल मॉडल के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। किसके साथ? तो ये पुरस्कार उन्हें दिया गया था 1953 में। और इनके साथ एक और व्यक्ति थे, वो कौन थे? वो ध्यान रखना, फ्रांसिस किक। ठीक है, तो फ्रांसिस किक के साथ इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। और किसके लिए? डीएनए के लिए। तो इनका संबंध विज्ञान से है। अभी इनका निधन हो गया है 97 की एज में। तो वॉटसन, क्रिक और विल्सन ने 1962 में इनको क्या मिला था? इन्होंने डीएनए के डबल हॉलिकल मॉडल जो स्ट्रक्चर होता है उसकी खोज की थी। जब आप टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो वहां पर इसको और अच्छे से पढ़ोगे। और इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 62 में, खोज की थी इन्होंने 1953 में। तो इन्हें जो है विज्ञान के क्षेत्र का ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो सही आंसर है ए, विज्ञान। अगला प्रश्न है, 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया?
ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी हैदराबाद। और जैसे ही मैंने लिखा फिल्म महोत्सव तो सबको लग रहा होगा मैडम ये तो कहाँ पर होगा जी, बॉम्बे में। नहीं जी, ये जो फेस्टिवल है उसका आयोजन कब हुआ, तो 20 से 28 नवंबर 2025 को इसका आयोजन हुआ है। कहाँ पर, गोवा में। ठीक है, गोवा में ध्यान रखना। और यहाँ पर बहुत सारा उस टाइम जब ये इवेंट हुआ था ना तो बहुत ज्यादा ये चर्चा में था, कुछ ना कुछ न्यूज इसमें लगातार आ रही थी। अगर इससे बात करें कि इसका फोकस देश कौन सा है, तो फोकस देश पूछ ले तो ध्यान रखना जापान को इसका फोकस देश बनाया गया है। अगर पूछ ले विशेष फिल्म पैकेज में भागीदार देश कौन सा है, तो स्पेन है। स्पॉटलाइट देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। बट इतना सब कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप तो गोवा ध्यान रख लीजिएगा, अपना काम चल जाएगा। तो सही आंसर है ए, गोवा। अगला प्रश्न है, कॉप 30 सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ब्राजील। कॉप 30 क्या है, कॉप होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो कि किसके द्वारा आयोजित की जाती है, तो आपको ध्यान रखना है इसके आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, यूएनएफसीसी। ठीक है, यूएनएफसीसी क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, क्या है, क्लाइमेट चेंज। तो यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी जो है 30वां सम्मेलन जिसे हम कॉपन पार्टीज कहते हैं, इसका आयोजन कब किया गया, तो 10 से 21 नवंबर 2025 को इसका आयोजन हुआ। कहां पर हुआ, तो ब्राजील में हुआ। शहर का नाम भी ध्यान रखना, बेलम। ठीक है, तो बेलम ब्राजील में इसका आयोजन किया गया था। किसका, कॉप 30 का। स्टार मार्क कर लो, आपसे पूछा जाता है, क्योंकि ये जो शिखर सम्मेलन होते हैं ना, इनसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और इसमें आपको ध्यान रखना है भारत को ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी को ऑब्जर्व मेंबर के रूप में भी ज्वाइन किया है, ये भी ध्यान आपको रखना है। इसका विषय क्या है, कि भाई इसका विषय है इस बार का कि हम जो है क्लाइमेट चेंज की तरफ जो है ज्यादा ध्यान देंगे। 200 से ज्यादा देश, उनके हेड, उनके बिजनेस लीडर, वैज्ञानिक, इन्होंने इसमें भाग लिया था। हर साल ये बैठक होती है और ये 30वीं है, तो इससे हम क्या कह रहे हैं, 30वीं होने के कारण इसे कॉप 30 हम कह रहे हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या है जी, इसका ब्राजील या बेलम। ठीक, अगला प्रश्न, भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी चटगांव, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी त्रिकमपोली। ठीक है, सबसे बात ध्यान रखना, मित्र शक्ति। ठीक है, ये समुद्र शक्ति नहीं है, मित्र शक्ति है। ठीक है, मित्र शक्ति, मित्र शक्ति। ठीक है, तो आप अभ्यास ध्यान रखें, अभ्यास का नाम है मित्र शक्ति 2025। क्या है ये, तो द्विपक्षीय या द्विदेशीय सैन्य अभ्यास, सैन्य अभ्यास है। किन दो देशों के मध्य आयोजित हो रहा है, दो देशों की बात कर रहे हैं, तो दो देश आपको ध्यान रखना है, एक है श्रीलंका और एक कौन सा है, भारत। तो ये श्रीलंका और भारत के मध्य आयोजित किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है। ये इसका कौन सा संस्करण है, लिखा हुआ है जी 11वां संस्करण है। अगर पूछ ले कब से कब तक किया जाएगा, तो ध्यान रखना 10 से 23 नवंबर 2025 तक, क्योंकि देखो डेट पूछी जाती है, इसलिए सबकी डेट लिखवा रही हूँ, क्योंकि जो है ये डेट हमेशा पूछी जाती है। यहाँ पर इसका जो है 10 से 23 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा, तो बेलगावी। ठीक है, कहाँ पर, बेलगावी। कहाँ पर है जी, कर्नाटक में है, और कर्नाटक में इसका आयोजन किया जाना है। दोनों जो देश है उनकी सेनाएं इसमें भाग लेगी। भारत की ओर से राजपूत रेजिमेंट, और जबकि श्रीलंकाई सेना भी के 135 जो सैनिक हैं वो इसमें भाग लेने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर, कर्नाटक या बेलगावी भी पूछा जा सकता है, किन दोनों देशों के मध्य होता है, तो भारत श्रीलंका के मध्य। अगला प्रश्न है, पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए बिल गेट्स, ऑप्शन बी मिशेल ओबामा, ऑप्शन सी डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन डी मेलानिया ट्रंप। देखो, पैट्रियट ऑफ द ईयर, पैट्रियट होते हैं देशभक्त, इसको कहते हैं हम देशभक्त, है ना।
तो पैट्रियट ऑफ द ईयर जो पुरस्कार है वो भारत की पहली महिला को मिला है। पहली महिला कौन है? वही वहां की जो राष्ट्रपति है उनकी पत्नी है। नाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, ये पुरस्कार मिला है मेलानिया ट्रंप को। ठीक है, और ये कौन है? तो भाई डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ है, डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी है, उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो अब आपको लग रहा होगा मैम ये पुरस्कार उन्हें किस लिए दिया गया है? तो ये आपको ध्यान रखना है उनके जो मानवीय जो पहल है उनके क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए, या हम बोले कि वो जो डिजिटल सुरक्षा में योगदान है, अंतर्राष्ट्रीय शांति के या बाल संरक्षण के जो प्रयास हैं उनके लिए दिया गया है। फॉक्स नेशन जो है ये पुरस्कार 2019 से हर साल देती है उन लोगों को जो समाज सेवा साहस के माध्यम से देशभक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो सही आंसर है मेलानिया ट्रंप। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 नवंबर, ऑप्शन बी 11 नवंबर, ऑप्शन सी 14 नवंबर, ऑप्शन डी 25 जनवरी। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है। और प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बिल्कुल मौलाना अबुल कलाम के जन्मदिन के अवसर पर, जन्मदिन के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। तो पहले ये तो बताओ किस लिए बनाया जाता है? तो भाई इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ये मनाया जाता है। पहली बार 2008 में मनाया गया था, उसके बाद कंटिन्यू मनाया जा रहा है। कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना 11 नवंबर को। तो हर साल 11 नवंबर को ये मनाया जाता है। और जो मौलाना अबुल कलाम है इनको भारत रत्न भी मिल चुका है और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं, इसलिए इनके जन्मदिन को हम किस रूप में मनाते हैं? तो भाई इनके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, एशियाज हैप्पीएस्ट सिटीज 2025 सूची में भारत का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी मुंबई। एशियाज हैप्पीएस्ट सिटीज 2025, ठीक है। इसकी यदि हम बात करें तो कौन ये जारी करता है? तो टाइम आउट के द्वारा ये जारी की जाती है, टाइम आउट के द्वारा, टाइम आउट के द्वारा ये सूची जारी की जाती है, जिसको हम कहते हैं सिटी लाइफ इंडेक्स। क्या कहते हैं? सिटी लाइफ इंडेक्स 2025। और इसी में जारी की जाती है हैप्पीएस्ट सिटी की सूची, ठीक है। और इस हैप्पीएस्ट सिटी की सूची की यदि हम बात करें तो इसमें एशिया की जितनी भी हैप्पीएस्ट सिटीज हैं उनको अलग अलग फैक्टर पे रैंक किया जाता है। और एशिया की हैप्पीएस्ट सूची की यदि हम बात करें तो इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर है जी मुंबई। पहला स्थान किसका है? मुंबई। और मुंबई भारत में है, आपको पता ही है। उसके अलावा दूसरा स्थान पूछ ले तो दूसरा ध्यान रखना है बीजिंग। दूसरा स्थान किसका है जी? बीजिंग का। बीजिंग कहाँ है? चाइना में। बीजिंग कहाँ है? चीन में। तीसरा स्थान किसका है? तो तीसरा स्थान है शंघाई का। तीसरा स्थान है शंघाई, और शंघाई भी कहाँ पर है? तो शंघाई भी चीन में है। तो टॉप 3 अपने को ध्यान रखनी है। ब्रिटिश मीडिया और हॉस्पिटलिटी कंपनी टाइम आउट के द्वारा ये पूरी जो है लिस्ट जारी की जाती है, उसके हिसाब से जो मुंबई है वो हैप्पीएस्ट सिटी है भारत का। तो सही आंसर है जी डी। अगला प्रश्न है, विन बैक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया? ऑप्शन ए भारत और वियतनाम, ऑप्शन बी भारत और ताइवान, भारत और जापान, और भारत और थाईलैंड। विन बैक संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025, इसका आयोजन कब हुआ? तो 1 नवंबर, आपको ध्यान रखना है 1 नवंबर से चलेगा जी। कब तक? तो 29 नवंबर 2025 तक इसका आयोजन हुआ। कहाँ हुआ है? हनोई में। हनोई कहाँ है? वियतनाम में। वियतनाम में इसका आयोजन हुआ है। कब? आपको ध्यान रखना है डेट, 1 नवंबर से 29
नवंबर तक। ठीक है जी। कौन सा संस्करण है? तो भैया इसका 6th, छठा संस्करण है। किन दो देशों के बीच होता है? ये हमने बात कर ली। तो भारत और वियतनाम, हनोई में हुआ है, यानी भारत और वियतनाम के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। इसका फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2018 से ये हो रहा है लगातार। अभी इसका छठा संस्करण है। ठीक है। पांचवा संस्करण भारत के अंबाला हरियाणा में आयोजित किया गया था। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो सही आंसर है ए, भारत और वियतनाम। अगला प्रश्न है 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, ठीक है, इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और इसका आयोजन हो रहा है जी भारत मंडपम में। कहाँ पर? भारत मंडपम, और भारत मंडपम नई दिल्ली में। तो भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है? एक 14 दिवसीय व्यापार मेला, 14 दिवसीय व्यापार मेला है। कई सारे निवेशक, बिजनेसमैन इसमें शामिल होंगे और इसकी थीम क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत इसकी थीम है। ठीक है जी। और इसमें क्या होगा आपको पता ही है। इसमें अलग अलग जो राज्य हैं उनको भागीदार राज्य बनाया गया है। भागीदार राज्य में बिहार है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, यूपी है। तो हमारे लिए ध्यान रखना है भागीदार राज्य, क्योंकि इसमें हमारा राजस्थान है। तो बिहार है, इसको तो ध्यान रख ही लेना। ठीक है। आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, विशेष रूप से राजस्थान ध्यान रख लेना। हो सकता है राजस्थान करंट अफेयर में आपसे पूछा जाए। ठीक है। अगर बोले कि विशेष राज्य कौन सा है, तो विशेष राज्य है जी झारखंड। विशेष राज्य कौन है? झारखंड। तो भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। इसका लाइव टेलीकास्ट वगैरह भी होगा। काफी सारे जो है बिजनेसमैन, निवेशक वगैरह इसमें शामिल होने वाले हैं। तो सही आंसर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न, तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, इनका संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। पुमटोंग पुलिंग जो है ये क्या है? तो ये पारंपरिक, ये लेप्चा समुदाय के पारंपरिक वाद्य यंत्र है। पारंपरिक वाद्य यंत्र है। ठीक है। ये पारंपरिक वाद्य यंत्र में यदि हम बात करें तुंगबुक, ठीक है, तो तुंगबुक क्या है? तो ये 3 तार वाला वाद्य यंत्र है। तुंगबुक 3 तारों वाला वाद्य यंत्र है। जबकि अगर हम बात करें ये पुमटोंग पुलित, तो पुमटोंग पुलित क्या है? तो पुमटोंग पुलित जो है बांस की बांसुरी है, बांस की बांसुरी है। और देखो मैं इसका जो है पूरा एक शॉर्ट वीडियो, जिसे आप रील कहते हो, शॉर्ट्स कहते हो, वो भी मैं बना चुकी हूँ। और ये जो वाद्य यंत्र है वो सिक्किम के हैं। ये आप उस महीने में 2-3 जो है राज्यों के बाद चीजों को क्या जीआई टैग दिया गया था। एक जैसे बोले कि पन्ना डायमंड को दिया गया था एमपी के, गुजरात के अंबाजी मार्बल को दिया गया था, और जो सिक्किम के जो 2 लेप्चा वाद्य यंत्र है उनको भी दिया गया था। तो सबको ध्यान रख लेना। इसका एक शॉर्ट वीडियो जो होता है ना वो अपने चैनल पर है, तो शॉर्ट वीडियो भी देख लिया करो। मैं जो भी वीडियोस होते हैं कहीं ना कहीं इंफॉर्मेटिव ही होते हैं। तो डी सिक्किम इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है संगाई महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मेघालय। हम बात कर रहे हैं जी संगाई महोत्सव की। कब आयोजित हुआ है? तो 21 नवंबर से 30 नवंबर को ये आयोजित किया गया है। कहां पर आयोजित होता है? तो आपको ध्यान रखना है यह मणिपुर का एक पर्यटक व सांस्कृतिक महोत्सव है। वह सांस्कृतिक महोत्सव है जिसका नाम है संगाई। शंघाई नहीं है, संघाई है।
ठीक है। और जो मणिपुर का टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो इसको ऑर्गेनाइज करता है। जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना आभानेरी, आपका जो महोत्सव है, ऊंट महोत्सव है, मरु महोत्सव है, वैसे ही। और मणिपुर का एक हिरण है, उसका नाम है संगाई हिरण, जो कि वहां का जो है जिला, जो राज्य पशु है वो भी है। उसी के नाम पर ये फेस्टिवल किया जाता है। कई सारे डांस, ड्रामा, सिंगिंग और भी कल्चरल एक्टिविटीज यहाँ पर आयोजित की जाती है। ये वहां का स्टेट एनिमल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सही आंसर है जी सी, मणिपुर। अगला प्रश्न है, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी श्रीलंका। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप, देखो तीरंदाजी को हम आर्चरी भी कहते हैं, तो हो सकता है वहां एशियन आर्चरी चैंपियनशिप लिखा हो, इसलिए दोनों आपको ध्यान रखने हैं। आयोजन कब हुआ? तो आयोजन आपको ध्यान रखना है, इसका आयोजन हुआ था नवंबर में। डेट थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, 8 से 14 नवंबर 2025 को इसका आयोजन किया गया है। कहां पर किया गया है? तो ढाका बांग्लादेश में, ढाका बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया है। अगर हम बात करें पदक तालिका की इसकी, तो पदक तालिका में आपको ध्यान रखना है कि भाई शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? भारत ने। शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? भारत के द्वारा प्राप्त किया गया। हो सकता है वहां आपसे पूछ ले कि भैया एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में फर्स्ट रैंक पर कौन आया है? तो फर्स्ट रैंक अगर पूछ ले तो भी ध्यान रख लेना, फर्स्ट रैंक है जी भारत की। तो पदक तालिका में फर्स्ट स्थान पर, शीर्ष स्थान पे रहा है भारत। भारत के कुल मेडल पूछ ले तो 10 ध्यान रखना। भारत के कुल 10 पदक आपको ध्यान रखने हैं। 10 में भी गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, भारत के तो पूरे ही ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने गोल्ड है? 6, सिल्वर है 3 और ब्रॉन्ज है 1, टोटल 10 पदक भारत ने जीते हैं। दूसरे स्थान पर आपको ध्यान रखना है साउथ कोरिया को, ठीक है। तो दूसरा स्थान है साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। तीसरा स्थान ध्यान रखना चाइना का, तीसरा स्थान है चीन का। दक्षिण कोरिया ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसने भी 10 जीते हैं, लेकिन इसके जो गोल्ड है वो कितने हैं? सिर्फ 2 गोल्ड है, इसलिए इसका नंबर भारत के बाद आया है। जबकि चाइना ने कुल पदक ही कितने जीते हैं? 2 पदक जीते हैं। नो डाउट एक गोल्ड है, एक सिल्वर है, लेकिन 2 ही जीते हैं, इसलिए इनका जो नंबर है वो तीसरा है। तो हमने पदक तालिका की पूरी बात कर ली है, और कब हुआ, कहाँ हुआ, तो सही आंसर है जी सी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, दृष्टि सिस्टम का संबंध है। ऑप्शन ए सीमा सुरक्षा के नाइट विजन कैमरा से, ऑप्शन बी अंधे लोगों को दृष्टि प्रदान करने से, ऑप्शन सी विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्ति हेतु, ऑप्शन डी मालगाड़ियों की सुरक्षा करने हेतु। हम यहाँ बात कर लेते हैं दृष्टि प्रणाली की। सिस्टम बोल दो या प्रणाली बोल दो, एक ही बात है। देखो दृष्टि प्रणाली आपको ध्यान रखना है, भारतीय रेलवे ने मालगाड़ियों की सुरक्षा के लिए प्रयोग शुरू की है। तो भारतीय रेलवे द्वारा मालगाड़ियों की सुरक्षा हेतु, माल गाड़ियों की सुरक्षा हेतु शुरू की गई एक क्या है? एआई आधारित प्रणाली है। यानी इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है, और उसके माध्यम से जो कि चलते हुए वैगन है उसमें दरवाजों की लॉकिंग करना, उनकी निगरानी करना, कोई अनलॉक या छेड़छाड़ या गलत तरीके से बंद जो दरवाजे हैं उनका पता लगाया जाएगा, ये सब इसमें किया जाएगा। एआई आधारित प्रणाली है, तो सही आंसर है जी डी। अगला प्रश्न है, मौत की सजा को लेकर चर्चा में रही शेख हसीना का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी नेपाल। ठीक है, शेख हसीना जी की बात कर लेते हैं। शेख हसीना जी क्या है? पूर्व प्रधानमंत्री है, ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री है। किस देश की आपको ध्यान रखना है? और पूर्व प्रधानमंत्री है जी बांग्लादेश की, बांग्लादेश की। और नवंबर 2025 में इनको अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि के द्वारा आईसीटी यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराध अधिकरण, जो वहां का एक लोकल कोर्ट है, ठीक है, वहां का कोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय लिखा है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि इंटरनेशनल कोर्ट ने ये जो है, इन्होंने अपनी सरकार में किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन को
उखाड़ फेंकने के लिए मानवता के विरुद्ध अपराध किए थे और इन्हीं अपराधों को ध्यान में रखते हुए इन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, और ये ऐसा पहली बार हुआ है किसी राष्ट्रपति पर मौत की सजा का फैसला सुनाया गया। तो उस समय ये काफी चर्चा में आया था, बाद में इसकी कई जगह जो है क्या किया गया था, आलोचना वगैरह भी की गई थी। तो काफी चर्चा में थी शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री है। अगला प्रश्न, भारत का पहला आधुनिक रिवर टर्मिनल कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए शिलोंग, ऑप्शन बी ऋषिकेश, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी गुवाहाटी। भारत का पहला आधुनिक रिवर टर्मिनल है ना, ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ पर? गुवाहाटी में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी में इसको शुरू किया गया है। तो गुवाहाटी और कहां पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर एक रिवर टर्मिनल बनेगा, जिसे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा उद्घाटन किया गया। भारत में अपनी तरह का ये पहला रिवर टर्मिनल है। इसे गेटवे ऑफ गुवाहाटी टर्मिनल भी कहा गया है, या इसे जेट्टी भी कहा गया है। इसका उद्घाटन अभी फिलहाल हो चुका है, और ये जो है गुवाहाटी में जो ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट है वहां भी इसको शुरू किया गया है। ठीक है जी, तो सही आंसर है डी गुवाहाटी। अगला प्रश्न है, फ्रांस के प्रतिष्ठित शेवेलियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए थोरा थरानी, ऑप्शन बी स्वामी रंगरमन, ऑप्शन सी शशि थरूर, ऑप्शन डी अंकित गोस्वामी। फ्रांस के प्रतिष्ठित शेवेलियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, फ्रांस का पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर शेवेलियर अवार्ड। तो सिर्फ शेवेलियर नहीं है, ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर। ठीक है, आर्ट एंड लेटर अवार्ड है ये पूरा, लेटर शेवेलियर अवार्ड 2025। और ये जो अवार्ड है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भैया ये आर्ट एंड लेटर, लेटर को क्या बोलेंगे, आर्ट और लिटरेचर आप लिख लो कि कला व साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार है, के क्षेत्र का पुरस्कार है, जो किसके द्वारा दिया जाता है? फ्रांस के द्वारा दिया जाता है। 2025 का किसने मिला है? तो आपको ध्यान रखना है ये पुरस्कार दिया गया है थोरा थर्रानी को। किसको? थोरा थर्रानी को। थोरा थर्रानी को यह पुरस्कार 2025 के लिए दिया गया है, जो कि कला और साहित्य का एक पुरस्कार है। ये फ्रांस का एक नागरिक सम्मान है जो कि दिया जाता है। इनमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती है जिसमें ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सही है, तो आंसर सही ध्यान रखना ए थोरा थर्रानी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? आप ऑप्शन ए 9 अगस्त, ऑप्शन बी 10 अक्टूबर, ऑप्शन सी 10 नवंबर, ऑप्शन डी 15 नवंबर। हम बात कर रहे हैं जनजातीय गौरव दिवस। ये राष्ट्रीय जनजातीय खा गए हैं, तो राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस जो बनाया जाता है वो किस पे? तो आपको ध्यान रखना है जो फ्रीडम फाइटर है, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी है, सेनानी बिरसा मुंडा की स्मृति में, बिरसा मुंडा की स्मृति में मनाया जाता है, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? तो आपको डेट ध्यान रखनी है जी, 15 नवंबर। तो हर वर्ष 15 नवंबर को ये मनाया जाता है, 15 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार विशेष क्यों है? क्योंकि इस बार इनकी 150वीं जयंती है, तो इस बार इसे जोरों शोरों से मनाया जा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। और हम बात करें तो इनका जो जन्म है वो 1875 को 15 नवंबर को हुआ था। इनका संबंध झारखंड से है। ये एक ट्राइबल यानी आदिवासियों के लिए जो है लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी है, इसके लिए इन्हें यह पुरस्कार यानी ये जो दिवस है इनके नाम पर ही बनाया जाता है। तो सही आंसर है जी, अच्छा इसमें सही आंसर नहीं है, इसमें सही आंसर है अच्छा 15 नवंबर डी सही। अगला क्वेश्चन,
राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान में पहला स्थान किसे मिला है? ऑप्शन ए दिलीप कुमार प्रधान, ऑप्शन बी विकास कुमार, ऑप्शन सी अरविंद यशवंत पाटिल, ऑप्शन सी रामलाल जा। स्टार मार्क कर ले, पूछा जा सकता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार ये हर साल 26 नवंबर को प्रदान किए जाते हैं। 26 को हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में भी मनाते हैं, डेयरी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इनकी घोषणा किसके द्वारा की जाती है? मत्स्य पशुपालन व डेयरी मंत्रालय के द्वारा। तो मत्स्य पशुपालन व डेयरी मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिए जाते हैं। पुरस्कार जो है अलग अलग श्रेणियों में दिए जाते हैं। अलग अलग श्रेणियों में से आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जी, आपको देशी नस्लों को पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान। तो देशी नस्लों को पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पुरस्कार। ठीक है, तो डेयरी क्षेत्र में दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है पहला स्थान किसका है? तो अरविंद यशवंत पाटिल का। ठीक है, तो इसमें प्रथम स्थान है अरविंद यशवंत पाटिल। अरविंद यशवंत पाटिल ये कोल्हापुर के हैं। ठीक है, तो कोल्हापुर के किसान है, कोल्हापुर महाराष्ट्र में आता है, ये आपको ध्यान रखना। दूसरा स्थान किसको मिला है? तो दूसरा स्थान मिला कंकनाला कृष्ण रेड्डी को। ठीक है, दूसरा स्थान है कंकनाला कृष्णा रेड्डी को मिला है। ये कहाँ के बताया मैंने? महाराष्ट्र कोल्हापुर के हैं और रेड्डी जी जो है वो हैदराबाद तेलंगाना के। ठीक है, इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। साथ ही यदि हम बात करें सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति का, तो वो मिला है मीनन गड्डी क्षीरो उत्पादक सहकारण संगम लिमिटेड को। सेकंड पुरस्कार मिला है कनुकट्टम पुट्टी को। और अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान के लिए पुरस्कार, तो वो मिला है दिलीप कुमार को। तो दिलीप कुमार के किसके लिए मिला है? कृत्रिम गर्भाधान के लिए, कृत्रिम गर्भाधान का प्रथम पुरस्कार मिला है दिलीप कुमार को। अगर हम बात करें यहाँ पर विकास कुमार की, तो इन्हें भी कृत्रिम गर्भाधान में मिला है दूसरा पुरस्कार। तो इन्हें मिला है कृत्रिम गर्भाधान में दूसरा पुरस्कार। और ये कहाँ के हैं? तो इनको थोड़ा ज्यादा विशेष रूप से ध्यान रख लेना, ये हनुमानगढ़ के हैं, यानी राजस्थान के। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ से इनका संबंध है विकास कुमार का। वैसे मैंने राजस्थान करंट अफेयर में ये आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो सही आंसर है जी सी अरविंद यशवंत पाटिल। दूसरा स्थान आता तो आंसर चेंज हो जाता। ठीक है, सही। नेक्स्ट प्रश्न, यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए आलिया भट्ट, ऑप्शन बी दीपिका पादुकोण, ऑप्शन सी अनुष्का शर्मा, ऑप्शन डी कीर्ति सुरेश। यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है जी कीर्ति सुरेश को। कीर्ति सुरेश राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री है। तो इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है और इनको क्या बनाया गया है? सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। और नई जिम्मेवारी के तहत ये देश के बच्चों के अधिकारों, उनके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अवेयरनेस को बढ़ाने का काम करेगी। कौन? कीर्ति सुरेश। तो सही आंसर है कीर्ति सुरेश डी। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में किस देश द्वारा भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री बंद कर दी गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी ईरान। तो इसमें आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री जो है वो किसके द्वारा बंद कर दी गई है? तो सही आंसर है जी ईरान के द्वारा, यानी डी। अगला प्रश्न है, एटीपी फाइनल्स 2025 में किस टेनिस खिलाड़ी ने खिताब जीता है? ऑप्शन ए चिराग शेट्टी, ऑप्शन बी सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी कार्लोस अल्कारेज, ऑप्शन डी जेनेरिक सिनर।
हम बात करें एटीपी फाइनल्स 2025 की, कैसा चैंपियनशिप है? तो पहले ध्यान रखना, इस चैंपियनशिप का आयोजन 9 से 16 नवंबर 2025 को किया गया था जी। ठीक है, इसका फाइनल यही हुआ था। इस फाइनल में अगर हम बात करें तो विजेता कौन बने हैं? विजेता बने हैं जैनिक सिनर, जैनिक सिनर। अगर बोले उप विजेता कौन रहे, इन्होंने किसको हराया, तो आपको ध्यान रखना है अल्कारेज, कार्लोस अल्कारेज, कार्लोस अल्कारेज, कार्लोस अल्कारेज। ठीक है, तो विजेता और उप विजेता दोनों हमने देख लिए हैं। और जैनिक जो सिनर है वो कहाँ के हैं? ये इटली के हैं। और ये जो है कहाँ के हैं जी? स्पेन के खिलाड़ी हैं। और ये है क्या? तो भैया ये जो है एक टेनिस टूर्नामेंट है, टेनिस टूर्नामेंट है, जिसको जीता किसने है? जैनिक सिनर ने। तो जैनिक सिनर ने इटली के ट्यूरिन में इसका आयोजन हुआ था, वहां पर इसने इसको जीत लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। सही आंसर है डी। अगला प्रश्न, मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए मोहम्मद लतीफ खान, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी अनिरुद्ध भट्टाचार्य, ऑप्शन डी सद्दीक खान। मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार, और ये मिला है जी मोहम्मद लतीफ खान, मोहम्मद लतीफ खान को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और मोहम्मद लतीफ खान जो है उनको क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने शिक्षा, सामाजिक कल्याण, शिक्षा, सामाजिक कल्याण और साथ ही हम बोले तो इनके अल्पसंख्यक सशक्तिकरण के योगदान हेतु, ठीक है, वह अल्पसंख्यक सशक्तिकरण में योगदान हेतु, करण में योगदान हेतु इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। और ये जो पुरस्कार का समारोह है उसका आयोजन हुआ था उर्दू अकादमी, तेलंगाना उर्दू अकादमी, जो कि कहाँ पर है? हैदराबाद में है, वहां पर इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो सही आंसर है जी ए मोहम्मद लतीफ खान। अगला प्रश्न है, नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन ए 3री बार, ऑप्शन बी 5वीं बार, ऑप्शन सी 8वीं बार, ऑप्शन डी 10वीं बार। हम बात कर लेते हैं बिहार के विधानसभा चुनाव, बिहार के विधानसभा चुनाव। और बिहार के विधानसभा चुनाव आपको पता है इसका रिजल्ट आया था 14 नवंबर को, है ना जी। और 14 नवंबर को जब इसका रिजल्ट आया था तब वहां पर एक पूरी सिनेरियो चेंज हो गया था। और यहाँ पर जो है बहुमत में थी एनडीए, यहाँ बहुमत किसको मिला था जी? एनडीए को, है ना। एनडीए क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी है, यानी इनडायरेक्टली आप कह सकते हो जी भाजपा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बोले कि यहाँ पर बहुमत में थी एनडीए, और यहाँ अगर हम सीट्स की बात करें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा सीटें जीती थी बीजेपी ने 89, बीजेपी ने जीती 89। यहाँ पर जनता दल भी है और जनता दल ने जीती 85, तो जनता दल ने जीती है 85, और दोनों ने अगर बहुमत तो इन दोनों से ही हो जाना है। फिर राष्ट्रीय जनता दल है, उसने कितनी जीती है? तो 25, राष्ट्रीय जनता दल। और देखो ये पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन्हें कितनी जीती है जी? 25 सीटें जीती है। फिर आपको ध्यान रखना कांग्रेस, कांग्रेस को मात्र 6 सीटें मिली है, ठीक है, तो कांग्रेस को आप ध्यान रख लेना 6 सीटें, 6 सीटें। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश भारद्वाज, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार बने हैं मुख्यमंत्री। और ये किसके हैं? एनडीए के हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के हैं, और 10वीं बार सीएम की शपथ लेंगे। और इन्होंने 10वीं बार सीएम की शपथ ली है, मुख्यमंत्री की शपथ ली है, कब जी? 20 नवंबर को। यहाँ पर 2 जो है उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं, उप मुख्यमंत्री भी यहाँ बने हैं, और वो कितने हैं जी? 2 उप मुख्यमंत्री यहाँ पर बनाए गए हैं बिहार में। एक आपको ध्यान रखना है सम्राट चौधरी को, और एक ध्यान रखना है विजय कुमार सिन्हा को। तो सम्राट चौधरी और एक विजय कुमार सिन्हा।
ये दो बने हैं आपके उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश भारद्वाज। तो ये आपको ध्यान रखना है। डिप्यूटी सीएम, सीएम शपथ ग्रहण हुआ था 20 नवंबर को, 14 तारीख को रिजल्ट आया था। और बिहार इलेक्शन में एनडीए की यदि हम बात करें जो बहुमत में रही है, तो इसने कुल 202 सीटें प्राप्त की है। ठीक है, 202 सीटें प्राप्त की है। तो सही आंसर है जी डी, यानी 10 बार जो है, 10वीं बार नीतीश कुमार जो है सीएम की पद की शपथ इन्होंने ली है। ठीक है, अगला प्रश्न, G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुआ? ऑप्शन ए जोहान्सबर्ग, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी संघाई, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। G20 शिखर सम्मेलन, G20 आपको पता है हमारे यहाँ हुआ था, तब काफी चर्चा में था। और जी उस टाइम G20+1 भी हो गया था। और अभी अगर हम बात करें तो ये जो सम्मेलन है इसका आयोजन कब हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है 22-23 नवंबर, 22-23 नवंबर 2025 को इसका आयोजन किया गया। आयोजन कहाँ हुआ है? जोहान्सबर्ग में, यानी दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ हम कॉन्टिनेंटल की बात करें तो अफ्रीका में, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, पहली चीज। दूसरी बात, इसमें भारत की तरफ से कौन गए थे? तो भारत की तरफ से गए थे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए थे। G20 आपको पता ही है, G20 1999 में कुल 19 देशों प्लस EU यानी यूरोपियन यूनियन का एक संगठन है जिसे गठित किया गया था उस समय की वित्तीय स्थिति सुधार के लिए। और ये जो है इस समिट का कौन सा संस्करण है? 20वां संस्करण है। तो 20वां संस्करण है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, बेसिक चीजें। मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसके जो कुल मेंबर हैं, तो अब पहले 20 मेंबर थे और एक था जी यूरोपीय यूनियन। लेकिन दो जब हमारे यहाँ ये हुआ था तो यहाँ पर इसको G20 में अगर हम बात करें तो नाम G20 है, लेकिन इसमें जो है 19 तो देश शामिल हैं, प्लस एक EU है यानी यूरोपियन यूनियन, और एक अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन। तो इफेक्टिवली देखें तो ये G21 हो गया था, बट अभी भी इसे G20 ही बोला जाता है। हर साल जो है G20 देश की जो है कि कोई ना कोई अध्यक्ष बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। पिछले वाला जो था रियो डी जेनेरियो में हुआ था, उससे पहले 23 वाला इंडिया में हुआ था, और अभी जो है 26 वाला जो है वो होगा यूनाइटेड स्टेट में यानी मियामी में। ठीक है, तो मियामी भी ध्यान रख लेना, वहां पर अगला होने वाला है। ठीक है, तो सही आंसर है जोहान्सबर्ग, 2026 वाला मियामी यूएस में होगा। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा विकसित क्रिस्पर आधारित स्टेम सेल रोग जीन थेरेपी का नाम क्या है? ऑप्शन ए बिरसा 101, ऑप्शन बी भारत 101, ऑप्शन सी ध्रुव 68, ऑप्शन डी आरोग्य 101। भारत के द्वारा किस पर आधारित स्टेम सेल रोग जीन थेरेपी विकसित की गई है और इसका नाम रखा गया है बिरसा 121। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको कि बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती है, इसके लिए बनाई गई भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी को लॉन्च किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है ये क्या है? तो सिकिल सेल एनीमिया के लिए, सिकिल सेल एनीमिया के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी है, जीन थेरेपी है, नाम है जी बिरसा 101। ये किस पर जेन एडिटिंग टेक्निक है, यानी जो जीन खराब है उसी पे जाके अटैक किया जाएगा, उसी में ट्रीटमेंट किया जाएगा, और इसमें जो क्रिस्पर टूल्स होते हैं उनका यूज किया जाता है, और इसका नाम बिरसा जी के नाम पर बिरसा 101 रखा गया है। सिकिल सेल जो डिजीज है उससे निजात पाने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो सही आंसर है इसका ए बिरसा 101। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए मिलानिया ट्रंप, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी मिशेल ओबामा, ऑप्शन डी मिशेल बिचलेट।
इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 ये हर वर्ष दिया जाता है। पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये अवार्ड शांति को बढ़ावा देने के लिए, दुनिया में शांति को बढ़ावा देने हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है। और इस साल का यदि हम बात करें 24 का जो पुरस्कार है वो किसको मिला है? तो ये मिला है जी मिशेल बैचलेट को, मिशेल बैचलेट को दिया गया है। अब बोलेंगे मिशेल बैचलेट कौन है? तो भाई चिली की एकमात्र व पहली महिला राष्ट्रपति है, महिला राष्ट्रपति है जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इन्होंने मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र की पूर्व उच्चायुक्त जो है वो भी ये रह चुके हैं। उन्हें 20 नवंबर को दिल्ली के एक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार जो है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा 1986 से दिया जा रहा है, जिसके तहत कुल 25 लाख रुपए की जो राशि है वो प्रदान की जाती है। ठीक है, तो सही आंसर है जी मिशेल बैचलेट, मिशेल बैचलेट। अगला प्रश्न है CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए कुमार मंगलम, ऑप्शन बी गौतम अडानी, ऑप्शन सी वेणु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी राजीव अरोड़ा। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है जी टीवीएस के मोटर जो है उसके चेयरमैन को, टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन को। और ये कौन है? तो आपको ध्यान रखना है वेणु श्रीनिवासन, वेणु श्रीनिवासन। इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी क्वालिटी मैनेजमेंट में या जो इनकी लीडरशिप स्किल्स है उनको मान्यता देने के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो पुरस्कार है 18 नवंबर 2025 को कोलकाता के एक समिट के दौरान इन्हें प्रदान किया गया था। तो सही आंसर है जी सी वेणु श्रीनिवासन। अगला प्रश्न, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए फातिमा बोश, ऑप्शन बी मनिका विश्वकर्मा, ऑप्शन सी प्रवीणर सिंह, ऑप्शन डी सुजेन कृष्णा। स्टार मार्क कर लीजिए, डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो मिस यूनिवर्स 2000 कौन बनी है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है जी मैक्सिको की फातिमा बोश। और ये काफी कंट्रोवर्सी के बाद जो है क्या बनी थी? मिस यूनिवर्स बनी थी। काफी विवादों में रहा था, कई सारे पार्टिसिपेट ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था और फिर ये बनी थी। हमारे लिए ध्यान रखने वाली बात है कि हमारी जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया था मनिका विश्वकर्मा ने, राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा ने। और ये टॉप 12 में भी नहीं पहुंच पाई, और जो है ये टॉप 12 में भी नहीं मिला, यानी टॉप 12 में भी ये शामिल नहीं हो पाई थी। और अब तक आपको होता है मिस यूनिवर्स हमारे यहाँ 3 बन चुकी हैं भारत की तरफ से। एक आपको लारा दत्ता याद होगी, सुष्मिता सेन और हरनाज संधू, ये 3 जो है अब तक क्या बन चुके हैं? मिस यूनिवर्स बन चुकी है भारत की तरफ से। और मैक्सिको की फातिमा बोश 2025 की मिस यूनिवर्स बनी। नेक्स्ट प्रश्न, कैंटर ब्रांड्स रिपोर्ट में किसे भारत का नंबर 1 ब्रांड चुना गया? ऑप्शन ए जोमेटो, ऑप्शन बी TCS, ऑप्शन सी HDFC, ऑप्शन डी रिलायंस। कैंटर ब्रांड्स रिपोर्ट जो है उसके हिसाब से भारत का नंबर 1 ब्रांड बन गया है HDFC बैंक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैंटर ब्रांड्स रिपोर्ट में HDFC बैंक को भारत का नंबर 1 ब्रांड चुना गया। और इस बैंक की जो ब्रांड वैल्यू है वो है 4.9 अरब डॉलर। और इसने TCS जो पहले स्थान पर था उसको भी पीछे छोड़ दिया गया है और ये अब क्या आ गया है? नंबर 1 पर आ गया है। तो सही आंसर है HDFC। अगला प्रश्न, विश्व बॉक्सिंग कप 2025 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया?
ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। विश्व बॉक्सिंग कप 2025 कब आयोजित हुआ, पहले ये हमें ध्यान रखना है। कहां पर आयोजित हुआ ये भी ध्यान रखना है। तो आयोजन की बात करें तो आयोजन हुआ है जी 15 से 24 नवंबर 2025। कहाँ, नई दिल्ली। यानी हम कह सकते हैं कि इसकी मेजबानी किसने की है, नई दिल्ली, भारत में। तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि इसकी मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है। फिर हम मेडल टैली की बात कर लेते हैं, जैसे मैं हमेशा करती हूँ। पदक तालिका, पदक तालिका में हम 3 स्थान की बात करते हैं। पहले स्थान पर कौन रहा है, तो प्रथम स्थान किसका है, तो प्रथम स्थान है जी भारत का। तो शीर्ष स्थान भारत ने प्राप्त किया है और भारत ने कुल जो है 20 पदक यहाँ पर प्राप्त किए हैं। कुल कितने पदक, 20 पदक प्राप्त किए। और भारत के सारे अपने को ध्यान रखने हैं, तो गोल्ड आपको ध्यान रखने हैं कितने हैं, 9। सिल्वर कितने हैं, 6। ब्रॉन्ज कितने हैं जी, 5। तो टोटल कितने हो गए जी, तो आप टोटल करते रहना, 20 पदक इसको मिले हैं। दूसरे नंबर पर कौन रहा है, तो दूसरा स्थान रहा है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। अब उज्बेकिस्तान जो है उसे कुल पदक कितने मिले हैं ये भी याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, पर ध्यान रख लेना 13 पदक इसे प्राप्त हुए हैं। तीसरा स्थान किसे मिला है, इंग्लैंड को, है ना। और इसमें भी पदक नहीं ध्यान रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन भारत के ध्यान रख लेना, इंग्लैंड। और इंग्लैंड को मिले हैं जी कुल 6 पदक। ठीक है जी, तो अपने को भारत ध्यान रखना है, भारत नंबर 1 पे है। ठीक है, कितने पदक के साथ, 20 पदक के साथ, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज सब ध्यान रख लेना, आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि मेजबानी भी भारत के द्वारा ही की गई है। तो सही आंसर है पहला स्थान भारत का है। अगला प्रश्न, पहला दृष्टिबाधित T20 महिला विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी भारत। पहला दृष्टिबाधित T20 महिला विश्व कप और इसका खिताब जीता है, तो इसके विजेता है जी, ध्यान रखना, नहीं विजेता से पहले किसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो आयोजन हुआ है कोलंबो में। आयोजन हुआ है कोलंबो में। ठीक है, फिर हम बात करें इसके विजेता कौन है, क्योंकि थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो जाता है, इंडियन टीम है, विजेता भारत। ठीक है, तो भारत जो है इसका विजेता है। और अगर हम बात करें भारत ने किसको हराया है, तो उप विजेता कौन बना है, नेपाल। नेपाल। ठीक है, तो इस अगर हम बात करें पहले SBI दृष्टिबाधित महिला T20 वर्ल्ड कप में नेपाल को भारत ने 7 विकेट से हरा दिया है। और भारत ने जो है कुल 115 रन का लक्ष्य सिर्फ 12 ओवर में और 1 गेंद में ही पूरा कर लिया था, और पूरा खिताब भारत ने अपने नाम यहाँ पर कर लिया। ठीक है, तो सही आंसर है जी भारत। अगला प्रश्न और क्लास का अंतिम प्रश्न, विश्व का पहला परमाणु रोधी कृत्रिम द्वीप किस देश द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन सी डी चीन। तो देखो ऐसी खुरापात तो ना चाइना ही कर सकता है। तो चीन के द्वारा क्या है, विश्व का पहला परमाणु रोधी कृत्रिम द्वीप बनाया गया है। और ये कैसा है, तैरता हुआ द्वीप, तैरता हुआ द्वीप है। और किसने बनाया है, चीन द्वारा, चीन द्वारा तैयार किया गया है या निर्मित किया गया है। और जो है ये जो आपका द्वीप है ये 2028 तक चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये बन चुका है, लगभग चीजें हो गई है और 2028 तक चालू हो जाएगा। इसका नाम है डीप सी ऑल वेदर रेजिडेंट। इसका नाम क्या है, डीप सी ऑल वेदर, और वेदर रेजिडेंट, रेजिडेंट मतलब प्रतिरोधी, रेजिडेंट रिसर्चिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो रेजिडेंट रिसर्च फैसिलिटी, ये पूरा नाम आपको देखो नहीं याद रहता, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार पढ़ लो क्या जा रहा है, हो सकता है पूछ ले आपको आ जाए तो आप लीड ले लोगे ना। ठीक है, ये कृत्रिम द्वीप है, मतलब ये 138 मीटर तो लंबा है, 85 मीटर चौड़ा है। ठीक है, और इसका जो वजन है वो लगभग, अब आप सोचो कि आप कृत्रिम द्वीप भी बनाए जा रहे हैं बिना किसी बाहरी आपूर्ति के, 4 महीने तक 200 से ज्यादा लोग इस द्वीप पर
रह सकते हैं। तो ऐसी चीजें जो है वो कौन बना सकता है, चाइना ही बना सकता है कि परमाणु विस्फोट हो, चाहे कोई तूफान आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये डीप एज इट इज रहने वाला है, क्योंकि नाम है डीप सी ऑल वेदर रेजिडेंट रिसर्च फैसिलिटी। किसने बनाया जी, चाइना ने। तो सही ऑप्शन है जी डी, यानी आंसर है चीन। ठीक है जी। तो ये थे आज के हमारे इंटरनेशनल नेशनल मंथली करंट अफेयर नवंबर 2025 के। तो आई होप आपको क्लासेस सारी अच्छी लगी होगी। हमने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के जो है मंथली करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है। दिसंबर की क्लासेस भी जल्दी आपको मिलने वाली है। थोड़ा सा मैं आपसे और डिस्कस कर लेती हूँ कि अभी अपनी सिलेक्शन आईक्यू पर जो है डेली आपके लिए क्लासेस हो रही है, और हमारा जो है न्यू ईयर 2026 की नई प्लान है, जिसमें आपको डेली 2 लाइव क्लासेस मिलेगी। डेली 2 लाइव क्लास हमारी होती है पर डे में। एक होती है 4:30 बजे, ठीक है, ये होती है सब्जेक्ट की, यानी हम कह सकते हैं ये होती है थ्योरी क्लास, जिसमें आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं, और इसी का फिर एक रिवीजन होता है या एमसीक्यू बैच होता है, और वो होता है जी संडे को। तो एवरी संडे जो है 12 बजे क्या होगी आपकी एमसीक्यू क्लास होती है, जिससे आपका रिवीजन होता है। और मंडे टू सैटरडे, ठीक है, तो मंडे टू फ्राइडे क्या रहने वाली है जी, यहाँ पर क्लास रहने वाली है। अब आपको लग रहा होगा 8 बजे जो है हमारी क्लास होगी, वो होगी जीके की स्टैटिक पार्ट की, और ये होगी जी एमसीक्यू बेस्ड, है ना। तो किसी भी एक सब्जेक्ट की एमसीक्यू बेस्ड क्लास होगी। तो डेली 2 लाइव क्लासेस हमारी आती हैं। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, साथ ही आपको ध्यान रखना है 11 बजे हमारी आती है एक रिकॉर्डेड क्लास। ठीक है, तो इसकी जो क्लास है वो भी आती है, ये इंफॉर्मेटिव भी होती है, किसी सब्जेक्ट पर भी होती है। और रोज अगर हम बोले एवरी सैटरडे आपके वीकली करंट अफेयर होंगे। क्या होगा जी, वीकली करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली भी नहीं पढ़ते तो कम से कम वीकली पढ़ सकते हो। और ये होंगे इंटरनेशनल, नेशनल और राजस्थान, 3 हो गए। ठीक है, आईएनआर। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारा संडे को टेस्ट होगा। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो ये हमारा शेड्यूल रहता है। सुबह 11 बजे, 4:30 बजे, रात को 8 बजे क्लास होती है। स्टैटिक पार्ट की भी होती है, और एमसीक्यू बेस्ड क्लासेस भी रहती हैं, जिससे आप डेली एंगेज रहें और एक बेहतरीन तैयारी एक डिसिप्लिन में कर सकें, जिससे आपका सिलेक्शन भी अश्योर हो सके। ठीक है जी। तो चलिए क्लास में देते हैं विराम, और अभी अगली क्लास और लेकर आएंगे। तो आप इन सभी क्लासों से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और जो नोटिफिकेशन बटन है उसको ऑन करना है, जिससे सारे नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए, तो अंत में पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलेंगे फिर। थैंक यू सो मच।